बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप देख ही रहे होंगे कि आज एक बहुत ही प्यारी, अजीम, ब्रिलियंट, ट्रूली ब्रिलियंट पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी है। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मलकाए तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा को, जिनका असल नाम अल्लाह वसाई था। आज उनकी 25th डेथ एनिवर्सरी है। आज 25 साल हो गए मैडम को हमसे बिछड़े हुए, लेकिन आप ये देखें कि उनका ही एक गीत है कि आएगी दुनिया गीत मेरे। लिटरली आज भी दुनिया मैडम के ही गीत गा रही है और मैडम के बारे में ही बातें कर रही है। ये होता है ट्रू लेजेंड। तो मैं क्या बातें करूँगी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं तो हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट ही कंसिडर करती हूँ, और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इन हिज ओन राइट एक बहुत ही ब्रिलियंट एंकर हैं, रिसर्चर हैं, और अगर हम ये कहें कि ही इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। जब भी हम कोई ट्रिब्यूट शो करते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के खुद एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं हमेशा अपने इन्हीं भाई को कहती हूँ कि भैया प्लीज़ आपकी आज फिर मदद की ज़रूरत होगी, और कभी ना नहीं कहते। बेहतरीन राइटर, होस्ट, एंकर पर्सन रियाज़ खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया आपका। रियाज़ भाई, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनको स्क्रीन पे तो हमारे व्यूअर्स ने देखा, लेकिन उनका नाम ना ले तो गलत बात हो जाएगी। और व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैडम जी भी हमेशा अपने म्यूजिशंस को अपने साथी कंसिडर करती थी, अपनी फैमिली कंसिडर करती थी, और लिटरली किसी भी सिंगर के लिए अपने करियर में एक सर्टन लेवल पे पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर उनके साथ जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो प्रॉपर सॉलिड ट्रेन ना हो और वो सपोर्टिव ना हो। म्यूजिशियंस का बहुत बहुत बड़ा रोल है किसी भी सिंगर को कामयाब या नाकाम करने में। हमारे साथ आज वो म्यूजिशंस हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ कीबोर्ड पे हैं फरासत अली। अस्सलाम वालेकुम फरासत भाई। देन ऑफ कोर्स भाई आप भी अब लेजेंड ही बन गए, इतना अरसा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और कितना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब जो गिटार पे हैं, तबले पे फ़कीर हुसैन हैं। देन ऑफ कोर्स वी हैव ढोलक पे अकील जाफ़र, एंड वी हैव ड्रम पे ग़ुलाम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। व्यूअर्स देखें, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेजेंड्स होते हैं, राइट रियाज़ भाई? जी बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली अगर म्यूज़िक की दुनिया की बात करें तो मैडम मेहदी हसन साहब ये नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आते हैं। और इतनी बड़ी हस्ती को, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट कैसे पेश करें, अल्फाज कहीं कम भी पड़ जाते हैं और इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इतने, उन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। और बाय द वे होता है ना कि आप अगर सिंगर हैं तो आप सिंगर हैं, आप सिंगर भी थी, आप एक्टर भी थी, आप प्रोड्यूसर भी थी, आप एक फैशन आइकॉन थी। जी, हदायतकारा भी थी आप, मतलब आप एक फैशन आइकॉन भी थी, आप एक एम्पावर्ड औरत भी थी, और आप एज सिंगल मदर भी अपने बच्चों को एट डिफरेंट स्टेजेस संभाल चुके। तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है ऑफ इवेंट्स एंड चॉइसेस का। उसकी तरफ भी बढ़ना है। हमारे साथ शेफ़ नूर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। सलाम। आज मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, आपके पास अभी रेसिपी के लिए भी आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैडम जी खाने की भी बड़ी शौकीन थी। जी जी। और खिलाने की भी। तो शुरू कहाँ से करें बात? आपका असल नाम अल्लाह वसाई था। अच्छा, अल्लाह वसाई नाम, और कसूर की रिहायशी, कोट मुराद खान रेलवे स्टेशन कसूर के बिल्कुल साथ ही एक महल्ला है। और देखिए, कसूर जो है वो कसर से है बेसिकली। कसर का मतलब है महल, और बहुत सारे महल इकट्ठे होंगे तो फिर कसूर होगा। ये नवाबों का शहर था, ये पठानों का शहर था, और ये वो शहर था जो मौसीकी की तरवीज में मदद कर रहा था। जो लोग अप्रिशिएट करते थे म्यूज़िक को, तभी वहाँ पे मौसीकार घराने थे ना, तभी वहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ थीं जिनका म्यूज़िक के साथ जुड़त थी। और मलकाए तरन्नुम नूरजहां का भी ऐसी ही फैमिली के साथ ताल्लुक़ जहाँ पे म्यूज़िक पहले से था। और 21 सितंबर 1926 इनकी डेट ऑफ बर्थ हम तक पहुँचती है। तो वो एक ऐसा घराना, 8 बहन भाई थे वैसे माशाल्लाह ये, फ़तेह बीबी और मदद अली इनके वालिदैन,
और उन्हें अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना जब ये क्योंकि सुरीले, छोटी सी थी तो उनको इस तरह मेलों में और डिफरेंट जगहों पे, उससे पहले उनको सिखाना शुरू कर दिया था म्यूज़िक बड़े गुलाम अली और खान साहब। लेकिन उनको समझ आ गई थी कि इनको गाना आता है और इनमें बहुत टैलेंट है, कुछ सीखे बगैर भी। बिल्कुल। और वो उस बच्ची ने जब सीखना शुरू किया तो कहते हैं कि वो तो 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, और 8-9 साल की उम्र तक तो बल्कि वो लाहौर तक आ चुकी थी। इसका मतलब है कि वो उस दौर में बाबा जी चिश्ती उनको मिल गए। उनकी बड़ी दो, एक बहन और एक कज़न थी, ईदन बाई और हैदर बांदी, ये दोनों ख़वातीन उनसे बड़ी थी। उनके साथ लाहौर लाला शफ़ी, इनके भाई लाहौर, बाबा जी चिश्ती, फिर वो सिनेमे का वक्फ़ा, थिएटर का वक्फ़ा, दरमियान में एक बच्ची खड़ी होकर गा रही है उस वक्फ़े में, और मारूफ तो वो बच्ची उसी वक्त हो गई थी ना, क्योंकि उस बच्ची के पास क्लासिकल अंग था। और उस दौर में आज तक भी मैं समझता हूँ कि जिस बंदी ने या बंदे ने क्लासिकल सीखा हुआ है उसके लिए कुछ भी गाना मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी गा सकता है, क्योंकि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है ना। वही वाली बात जो हम घर की करते हैं कि जी अगर आपने घर भी बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नींव, यानी कि फाउंडेशन। फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो गई तो उसके बाद तो आपका मसला ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आपने रैप और हिप हॉप और रेगे भी गाना है तो आप सुर में ही गाएंगे, बिल्कुल, चीखे नहीं मारेंगे। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली सीखा। अच्छा, उधर से फिर आप को कलकत्ता ले गए। कलकत्ता वो गई पंजाब मेल के नाम से, क्योंकि लाहौर में कोई एक मेरे ख्याल से इवेंट ऐसा हुआ था जिसमें स्काउट्स वगैरह भी बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने सुना और बड़े इम्प्रेस हुए। उधर से एक सजेशन आई कि कलकत्ता जाएं मुख्तार बेगम के पास। मुख्तार बेगम को मैं समझता हूँ कि मुख्तार बेगम का मैडम नूरजहां की ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह वसाई थी। जब ये मुख्तार बेगम और आगा हशर कश्मीरी के पास पहुंचती हैं तो फिर ये बेबी नूरजहां बनती हैं। क्योंकि मुख्तार बेगम के पास ये पहुंची और आगा हशर कश्मीरी साहब के पास ये दोनों साथी थे, इनका बड़ा अच्छा एक डायनामिक था, उनके पास पहुंची तो बेसिकली वो कहते हैं ना कि सही हाथों में चढ़ गई। ये दौर था थिएटर का दौर, ये दौर थिएटर का है। और मैडम जो हैं उन्होंने, मुख्तार बेगम ने उनको उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, क्योंकि वो खुद बड़ी एक ठुसेदार औरत थी और बड़ी कमाल औरत थी। अब याद रखें कि अल्लाह वसाई इस वक्त एक बच्ची ही है बिल्कुल, लेकिन इतनी इंस्पायर्ड कि आप आगे जाके देखें कि मैडम ने जैसी साड़ियाँ पहनी, जो उनकी एक लुक थी, वो कहते हैं ना हम किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट इंस्पिरेशन मुख्तार बेगम बन गई। और नाम इनका जो मैंने सुना और पढ़ा भी कि आगा हशर ने इनका कहा कि आज से तुम अल्लाह वसाई नहीं हो, नूरजहां। और फिर नूअम के साथ बेबी नूरजहां इसलिए भी लग गया क्योंकि थी इतनी छोटी। अच्छा, मुख्तार बेगम का हम एहसानमंद इसलिए हैं कि मैडम भी ये कहा करती थी कि मुख्तार बेगम जिस तरह से सफ़ेद साड़ी बांधकर स्टेज पर गाया करती थी और जिस तरह से वो साड़ी का पल्लू अपनी उंगलियों में घुमाती थी, मैडम तादम आखिर वही काम करती रहीं। और वो कहती थी कि ये बेसिकली मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ मुख्तार बेगम साहिबा को, उस खातून को जिसने मुझे स्टेज पर चढ़ना सिखाया, मुझे बताया कि स्टेज पर खड़े कैसे होना है। और बाय द वे मुख्तार बेगम जो है हमारी फरीदा खानम की बड़ी बहन थी। बिल्कुल, हमारी फरीदा खानम, मलका तगज़्ज़ुल, मलका उनकी बहन थी बड़ी, और उन्होंने फिर इनको ट्रेंड किया, फिर फिल्म आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ इस पे हम बात करेंगे ज़रा आगे जाके, जब हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आ जाएंगे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ बड़े बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं इस वक्त परफॉर्म करने के लिए। मैडम के लिए हमने एक ट्रिब्यूट का पैकेज भी तैयार किया है, मैडम के गीत भी सुनेंगे, उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। एक तो उनकी एक लाइफ है, किस तरह वो इस फील्ड के अंदर आई, फिर उनका फिल्मों के अंदर जो एक वक्त गुजरा, फिर जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और टेलीविज़न के अंदर इन्होंने टाइम गुजारा। एंड देन ऑफ कोर्स आप एज अ फैशन आइकॉन, आज भी लोग कहते हैं मैडम जी की तरह की आंखें बना दें। सो बात यह है कि वो है तो विंग्ड आईलाइनर, लेकिन मैडम जी की तरह की आंखें बना दें। तो एक आप सोचें कि एक ऐसा इंसान जो 25 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया, आज का यूथ उनको फिर भी फैशन आइकॉन की तरह देखता है। क्या अमेजिंग खातून, वंस इन मैनी 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 सेंचुरीज ऐसा कोई अमेजिंग इंसान इस दुनिया में आता है। खैर, बढ़ते हैं किचन की तरफ। जी शेफ़ नूर, आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम के लिए? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। माशाल्लाह से उनके गाने आज भी देख लें कि जब कोई लगता है गाना तो लगता है कि जैसे आज ही गा रही हैं वो। और उनका बहुत फेमस गाना, जैसे कि आपने बताया कि आपने कहा कि गाएगी दुनिया गीत मेरी, और सानू नहर वाले पुल ते बुला के तो आपको पता है मेरा फेवरेट है। बल्कि तो कोई 3-4 दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी। अच्छा। तो हर किसी ने मुझे कहा तुम मजाक कर रही हो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मजाक कर रही, मुझे एक्चुअली ये गाना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। इट्स सच अ प्रिटी हैप्पी सॉन्ग। कोई शादी वगैरह ब्याह होते हैं तो हम ये गाते हैं गाना ढोलकी पे ना। ढोलकी पे ना सारे। हाँ जी,
तो वैसे भी वो खाने जैसे कि आपने कहा तो वो खाने जो थे उनके बहुत उनके मशहूर घर थे। में खाना भी बड़ा सुरीला बनता था। सुरीला बनता था और खाना खाए बगैर किसी को जाने नहीं देती थी वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदे को वो खाना खिलाती थी, मतलब ये नहीं कि मतलब कि उनके लेवल के लोग हैं, सबको इक्वली वो जो है वो ट्रीट करती थी वो। तो आप किचन में फिर क्या आज बनाएंगे? मैंने उसी वो देसी खाना बहुत पसंद करती थी और मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बना रही हूँ जी चिकन देगी शाही कोरमा। और मैंने कहा कि चले उनको भी पसंद है था देसी खाने, तो हम भी आज देसी खाने देसी में ही रहेंगे जी। हाँ तो जी। आज की रेसिपी हमारी जी आज चिमोर का गोश्त चाहिए जी हमें 1.5 किलो, दही 2 कप चाहिए, प्याज 4 अदद चाहिए, टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे जायका, कोरमा मसाला 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 3 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान आधा चाय के चम्मच, केवड़ा वाटर 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद, जायफल जवतरी पाउडर 1/3 चाय का चम्मच और साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, बादाम आधा कप। और गार्निशिंग के लिए हमें अदरक, धनिया, हरी मिर्च और नींबू के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले प्याज को जो है वो दही में हम कोरमा मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन करके उसको टमाटरों के साथ ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट और साबुत गरम मसाले को जो है हम थोड़ा सा क्रैकर करेंगे और जब वो ब्राउन हो जाएगा तो हम अपना ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे तो हम प्याज का पेस्ट और वो डाल देंगे टमाटर का। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और जब वो भून जाएगा मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा तो जायफल जवतरी पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के हम और उसको जो है दम दे देंगे और फिर गार्निशिंग करके इसको सर्व कर देंगे नान के साथ और फ्रेश सैलेड और मिंट चटनी के साथ। परफेक्ट। और अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और रियाज भाई आपकी इजाज़त से कुछ हमने एक अपनी तरफ से कुछ तैयार किया था मैडम जी के लिए। वो कहते हैं ना, दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश करने वाली बात है, जो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन कुछ हमने भी तैयार किया है मैडम के लिए एज ए ट्रिब्यूट। वो देखते हुए हम ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैडम के गीत भी सुनेंगे, उनके बारे में बात भी करेंगे। आपने भी पार्टिसिपेट करना है प्रोग्राम में तो आप भी कॉल इन कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहान मलकाए तरन्नुम अल्लाह वसाई साहिबा को, जो जब ज़िंदा थी तो लिविंग लेजेंड थी। आज उन्हें हमसे बिछड़े 25 साल हो गए हैं, तो मैडम को ट्रिब्यूट ही पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। चन माहिया तेरी राह पे तक चन माहिया तेरी राह पे तक तारे तो पूछ ले वे चन कोलो पूछ ले, सारे तो पूछ ले मैं चन माहिया तेरी राह पे तक गल्ला सिन्योड़े तेनू हथी में हवा मावे, वैरिया ने मल लिया प्यार दिया रवावे, कदी रखा हवा कदी हंजवानू डकनी
रखदी विचकनी चन माहिया तेरी राह पई तकनी तारियां तो पुछ ले वे चन कोलों पुछ ले सारियां तो पुछ ले मैं सो नहीं सकनी चन माहिया तेरी राह पई तकनी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट के साथ हमारी बहुत ही ब्रिलियंट, हमारे मुल्क का एक ऐसा टैलेंट जो ना सिर्फ पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि इंटरनेशनली भी इनको बार बार लोग बुलाते हैं क्योंकि ख़ुद भी बहुत खूबसूरत गाती हैं और जब किसी को भी ट्रिब्यूट पेश करती हैं, स्पेशली मैडम जी को, तो पूरी दुनिया इनको सुनती है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिन्हें आप सब तो जानते हैं एज मैडम किरण तरन्नुम। अस्सलाम वालेकुम किरण जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जुगन? बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरी सहेली है इसलिए ज़रा किरण जी पे बात आ जाती है, बट ऑफ कोर्स इंडस्ट्री थैंक यू सो मच, आपको बहुत रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देती है। और किरण जी इसलिए भी आज क्योंकि हम जिन मैडम जी की बात कर रहे हैं जी जी वो तो खैर सबकी, वो जो हाँ कहते जी, हैं ना सब- सीनियर हैं और माशाल्लाह एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। आपका भी उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला कुछ रहा था? जी जी बिल्कुल। बचपन में मेरे डैडी वगैरह उधर लेके जाते थे हमें स्टूडियो में, उन्हें सुनने के लिए। एवन स्टूडियो में जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो वो बड़ा कहते थे, वो खुद भी उनके बड़े फ़ैन थे तो मुझे भी ले जाते थे तो मैं सुनती थी। वैसे तो वो मेरी रूहानी मतलब उस्ताद मैं हैं उनकी और आप उस्ताद उनकी हूँ। शागिर्द हैं। जी बिल्कुल सही, वही वाली बात। वैसे तो अगर ये बात करें ना किरण जी, एंड व्यूअर्स आपको भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि मैडम जी इतने लोगों की रूहानी उस्ताद हैं। किरण जी तो खुशकिस्मत हैं कि उनको एक्चुअली उनको देखने का मौका मिला, उनको परफॉर्म करते हुए देखने का मौका मिला छोटी उम्र पे, बच्ची होते हुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी उनको रूबरू नहीं देखा लेकिन वो उनके इतने बड़े फ़ैन हैं कि उनको अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। आइए अब एक ऐसी पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं जिनकी ना सिर्फ मैडम के साथ मुलाकात थी बट एक बहुत प्यार का, मोहब्बत का, रिगार्ड का ताल्लुक़ था। ख़ुद एक बेहतरीन और ब्रिलियंट सिंगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद नाम बनाया बल्कि बहुत से यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो आगे बढ़ें और अपना नाम भी बना सकें। तो अगर मैं कहूँ कि एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन परफॉर्मर और एक मेंटोर आज हमारे साथ हैं, और अगेन जिस तरह रियाज भाई इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मेरे ये भाई भी ना सिर्फ अपने काम के बारे में जानते हैं बल्कि अपने सीनियर्स के काम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और गाइडेंस देते हैं उनके थ्रू। हमारे साथ हैं आपके मेरे हम सब के फेवरेट अदील बरकी। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है पिछले साल भी जब आपने मैडम को ट्रिब्यूट दिया इसी स्टेज पर, तो आज तक उसे लोग याद करते हैं। वो इतना हसीन प्रोग्राम था। मैडम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें गूगल पे मिल जाती हैं, मिल जाती हैं और हम उनके बजाय आप लोगों से इसलिए रुजू करते हैं क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्स ये जो हमारा पैनल है ऑफ 3 पीपल इनके पास है। ट्रू। तो रियाज भाई आपसे तो हेलो हाय हो ही गई, लेकिन हमारे एक और बहुत ही प्यारे भाई जो हमारे प्रोग्राम का बड़ा रेगुलरली हिस्सा रखते हैं, जब हम जजमेंट की बात करते हैं, जब हमने कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम्स करने होते हैं और जनरली लाइफ और मीडिया की लाइफ के बारे में जब गाइडेंस लेनी हो, इन हिज ओन राइट एक बेहतरीन सिंगर, बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर एंड उस्ताद, क्योंकि म्यूज़िक टीचर भी हैं आप। अगेन अनदर पर्सनालिटी जो बहुत से यंग लोगों को ग्रूम करके आगे लेके आए हैं। आजकल के बहुत से यंग आर्टिस्ट जो आप देख रहे हैं स्टार्स, वो इन्हीं के सीखे हुए, इन्हीं के गाइडेंस से निकले हुए हैं। एंड देन अ ब्रिलियंट होस्ट इन हिमसेल्फ। सो फ़हीम मज़हर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। थैंक यू वेरी मच जी। क्या हाल है सर? सब ठीक है। आप वैसे फ़हीम भाई आपकी लुक जिस तरह मैडम की लुक हर कुछ अरसे के बाद इवॉल्व होके चेंज होती थी, आपकी भी लुक चेंज होती रहती? जी हाँ, पता नहीं ये रिजॉल्व कहाँ होगी, अभी तो इवॉल्व ही हो रही है। अभी तो इवॉल्व ही हो रही है, बिल्कुल सही। अच्छा अब अदील भाई आपसे बात का क्योंकि हम एक सर्टन पॉइंट पर तो पहुंच गए थे, मैडम जी अब कलकत्ता पहुंच गई हैं। अच्छा, ये मुझे इस वक्त वो लाइव यादें आ रही हैं, जैसे इन्होंने गाना गाया ना चांद माहिया,
तो बेगम अनीस मजीद एसना फाउंडेशन वाली, उनके घर में फ़रीदा खानम साहिबा, फ़रीदा आंटी बैठी थी, साथ उनकी बेटी शबाना भी थी और मैडम भी थे, हमीदा जबीम भी थी वहाँ। किसी तौर बात का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि आंटी फ़रीदा ने, अल्लाह करे वो देख रहे हो टीवी, ये कहा कि नूरी तेरा ए गाना चन्न माइया जे तू कल्ला एहो गाना गा लैंदी ना और कोई ना गाना गांदी ते मेरी नज़रां विच तद भी तो इन्नी वड्डी सिंगर ही सी। क्या बात है। फ़रीदा खानम साहिबा ने कहा और मैंने खुद सुना कि चन्न माइया तेरी राह पे तक नहीं है, उनके जिस फील के साथ तुमने ये गाना गाया। तो मैडम को जहाँ तक मेरी ज़ाती याददाश्तें हैं, अब आके मैं समझता हूँ कि वो एक यूनिवर्सिटी थी, ना सिर्फ गाना, रख रखाव, पहनावा, मेकअप, गुफ्तगू के सारे ढंग, किस महफिल में कौन सी बात करनी है, किससे किस लहजे में बात करनी है। और अबव दैन ऑल देखिए, वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी थी, लेकिन अपनी मेहनत से इतना उर्दू पे, तलफ़ुज़ पे अबूर हासिल किया, ये कितनी मेहनत की बात है। और आप इससे साबित होता है कि खुदा भी बंदा पा लेता है अगर वो सिद्क़े दिल से मेहनत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फ़हीम भाई, उनकी स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी के बारे में? देखिए जी, हमारा कहना तो एक बड़ा एक जुज़वी सी बात है। मैडम ऐसी हैसियत रखती हैं, ऐसी शख्सियत थी कि रहती दुनिया तक उनका नाम, उनके सुर गूंजते रहेंगे। हम तो बस एक उनकी मिदा सराई करते थे जब सुनते थे। आज वो हम में नहीं हैं, तो उनको याद करके हम ये ज़रूर कहेंगे कि सुरों का एक बहुत बड़ा फिसाद जो था वो दुनिया मौसीक़ी से चला गया, और आज वो दुनिया में इस किस्म का सुर पुख्ता, इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट, आप देखिए कि उनकी पैदाइश से लेके आखिर तक वैसी आवाज़ नहीं आ सकी दुनिया में। और ऐसे लोग जो हैं खुदा ताला ख़ास तौर पे बनाता है, ख़ास तौर पे पैदा करता है, और उनका करियर इतना लंबा है कि टिल शी डाइड ऑलमोस्ट शी वाज वर्किंग। तो ये मैं समझता हूँ कि नूर जहाँ साहबा के बारे में मेरा कहना या हम सब की बात करना कोई ऐसा अहम नहीं है। उनका काम ही बोलता है कि शी वाज वन ऑफ हर ओन काइंड। और मैं ये कहती हूँ कि जो उन्होंने गीत गाया कि गाएगी दुनिया गीत मेरे, वही तो बात है, हम गाते ही चले जा रहे हैं। देखिए, जो नहीं भी गाता वो उनके गीत गा रहा है, इस लिहाज से कि लाइक आई सेड, एक अबाउट अ वीक अगो ऑब्वियसली मैडम जी की एनिवर्सरी आ रही थी, हम बातचीत भी कर रहे थे, एकदम से मेरी नज़र से गुजरा, वो सुनने को मिला ऑनलाइन ही, एक रील थी बनी हुई, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, लो जी मेरी तो ईद हो गई। एक तो मैंने वो सेव भी कर ली, साथ में मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाई, और बच्चे बड़े सारे बड़े खुश हुए देख के कि यार लोग ऊट पटांग चीज़ें लगा रहे थे, ये हमारे लेजेंड्स हैं। और इतने लोगों ने मुझे डीएम करके कहा कि ऐसी चीज़ें लगाया करें हमारे लेजेंड्स की। और बाय द वे, लेजेंड्स के भी जानने वाले और दोस्तियां लेजेंड्स ही होते थे। बिल्कुल सही। अब मैडम जी की बहुत ज़्यादा करीबी, एक बहुत करीबी ताल्लुक़ अपना भाई कंसिडर करती थी वो नईम ताहिर साहब को, और अक्सर जाके उनसे अपनी दिल की बात करती थी, अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंटिमेंट्स उनके साथ शेयर करती जी। उनकी शादी पे का सहरा भी उन्होंने गाया। तो एक बड़ा ही उनका करीबी प्यार का, मोहब्बत का, और लास्ट स्टेजेस में वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनकी उनसे मुलाकात हुई बाहर, वो नईम साहब थे। तो उन्होंने भी कुछ उनके लिए कुछ बातें कही थी जो हमारे पास हैं सेव। तो वो बातें सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स ट्रिब्यूट का सिलसिला भी जारी रहेगा। और हम अभी कलकत्ता पहुँचे हैं। ओके। हम अभी तक कलकत्ता पहुँचे हैं, जहाँ पे अब उनके करियर का आगाज़ होने वाला है, उनकी ग्रूमिंग का स्टेज चल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी तरफ भी बढ़ेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मलकाए तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा को। आज उनको हमसे पिछड़े 25 साल हो गए हैं, उनको याद कर रहे हैं। इतनी बड़ी पर्सनालिटी को हम लोग क्या को ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी ही उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, उनका काम ही उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। वो हम जैसों के ट्रिब्यूट की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, लेकिन एक कोशिश है, एक काविश है। एंड ऑफ कोर्स अदील भाई,
आपकी तरफ आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने भी मैडम जी को बड़े खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किए हैं, और मेल वॉइस में फ़ीमेल को ट्रिब्यूट पेश करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आप इतनी खूबसूरती से ये काम करते हैं कि हमने सोचा कि आपका भी हिस्सा डालना बनता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ रियाज खान भी हैं, फ़हीम मज़हर भी हैं, किरण तरन्नुम साहिबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट एंड अ फ्यू लेजेंड म्यूजिशंस भी हैं। तो अदील भाई, आप क्या पेश करेंगे? तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अभी जा देख आकर ज़रा, मुझ पे गुज़री है क्या तेरे प्यार में। मुझसे दुनिया कहे भूल जाऊं तुझे, पर नहीं ये मेरे इख्तियार में। अभी जा मेरा दिल है कि मसला हुआ भूल है, आरज़ू है कि उड़ती हुई धूल है। मैंने कलियां चुनी मुझको कांटे मिले, जिंदगी है कि तकदीर की भूल है। जा रही है खिज़ां, उठ रहा है धुआं, लग गई आग फसले बहार में। अभी जा किस तरह मैं सहूँ ये जुदाई के गम। एक दिल है मेरा और लाखों सितम, नाम लूँ जब तेरा लोग पगली कहे। अब तो आजा तुझे मेरे गम की कसम, देख तेरे लिए हसरतों के दिए जल उठे हैं दिले बेकरार में। अभी जा आस मजबूर है, प्यार लाचार है, सांस लेना भी उल्फत में दुश्वार है। किस तरह खत्म हो दर्द के फासले, रास्ते में अंधेरे की दीवार है। कुछ नहीं सूझता, ढूंढती हूँ तुझे
मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मैडम अदील भरकी कहूँ तो आप मुझे माइक मारेंगे, लेकिन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ़हीम भाई, मैंने आपके पास आना है बिकॉज उसके बाद रियाज भाई हम अपनी स्टोरी भी कंटिन्यू करनी है एंड ऑफ कोर्स अदील भाई ने भी उस पर रंग डालने हैं। फ़हीम भाई, आपको याद है जब हम सुरका सितारा कर रहे थे, जब हम वो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, बहुत से लड़कों ने भी मैडम को ट्रिब्यूट पेश किया, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ऐसी आर्टिस्ट, एक ऐसी फीमेल आर्टिस्ट जिसको मेल भी गाना पसंद करते हैं, फीमेल भी गाना पसंद करते हैं, बड़ी बात है। देखिए, सुर में तो तखसीस नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। इट्स ऑल अबाउट द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सॉन्ग, और जिस तरह आप उसको पोर्ट्रे करते हैं वो जज्बात की अक्कासी है। और जज्बात जो हैं वो फीमेल और मेल के थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली अगर ले आएँ तो वो एक से ही हैं, कोई उसमें। और सुर का रचाव जो जिस तरीके से चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं, पेश की जाती हैं, उस लिहाज से वो गाने अमर हो जाते हैं। लेकिन तो देखिए ना, ऐसे जैसे कि अदील भाई ने एक जी। ट्रिब्यूट पेश किया, आपको मैडम जी का एक एलिमेंट, जिस तरह उनका ठहराव था, अल्फाज का ऑल्सो, किन अल्फाज पे एम्फेसिस डालना है, किन पे नहीं डालना है, ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखें ना, इन्होंने जो माशाल्लाह गाना गाया बड़ा खूबसूरत, वो हिजर का एक खूबसूरत एक नमूना है, जिसका बयानिया जो है सुरों में अगर किया जाए तो आज इस गाने को मेरे ख्याल 60 साल हो चुके होंगे, 65 साल, और ये ज़िंदा है। बिल्कुल। ये ज़िंदा सिर्फ ख़वातीन के जज्बात की अक्कासी के लिए नहीं है, ये मिनहासुल, मैं कहता हूँ फीमेल एंड मेल जेंडर बोथ वुड एंजॉय इट। जब हम सुन रहे थे तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये एक, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे जॉनर, मसला ठुमरी है हमारी क्लासिकल मौसीकी में, इट्स प्योरली यूज्ड टू बी संग बाय द वुमेन, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब ने, बरकत अली खान साहब ने जो उसमें तनव्वु पैदा किया, जो खूबसूरती वो लेके आए, इस तरह से और बहुत से आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने अपना अपना उसमें इनपुट डाला, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। तो मैं समझता हूँ अक्कासी जो होती है जज्बात की, दैट वर्क्स बोथ वेज। तो ये इन्होंने जिस तरह खूबसूरती से गाया, उससे तो यही लगता है कि सुर अमर है। और बाकी वो मेलोडी जो क्रिएट की गई है, मेरा ख्याल फिरोज निज़ामी साहब की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, सॉरी। तो इतना इसमें वो अभी भी अट्रैक्शन है और प्यार है, मोहब्बत नज़र आती है। तो आई जस्ट लव द वे ही सैंग। बिल्कुल। एट द सेम टाइम मैडम नूर जहाँ का तो एक अमर गाना है ये, बिल्कुल उनकी अच्छा पहचान। रियाज भाई, हम कलकत्ता पहुंच गए थे, अच्छा, फिर क्या मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो सर कह रहे हैं कि मौसीकी में वैसे भी जब तक कहते हैं ना कि सारे सुर सच्चे और सुच्चे ना लगे, गले में नूर नहीं आता, और दिल के सब जख्म लौ न दे तो हरफों में रोशनी नहीं आती। मलका तरन्नुम नूर जहाँ को हरफों में रोशनी डालना आती थी, और वो जिस भी फीलिंग का सॉन्ग हो वो गज़ल गाती हैं तो लगता है कि इससे बेहतर गज़ल क्या गाई जा सकती है। उसके तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, ज़बर ज़ेर। हालांकि मलका तरन्नुम नूर जहाँ किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं हुई, किसी भी यूनिवर्सिटी में बाकायदा वो पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन उनका तजुर्बा, वो डिक्शनरी थी इटसेल्फ, कि उन्होंने जो पढ़ दिया, जिस भी ज़ुबान में जो भी कह दिया, दैट इज़ फाइनल। उसके बाद आपको किसी भी डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि मैडम मेहनत बहुत करती थी। बिल्कुल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनमें नेचुरली बड़ा टैलेंट था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो उनकी बेटियों से, और कि वो बहुत मेहनत करती थी अपने क्राफ्ट पे। जब वो गाना आके परफॉर्म करके रिकॉर्ड करने के लिए आती थी, उस वक्त तक कोई 700 रिहर्सल्स हो चुकी होती थी, और वो मुकम्मल तैयारी के साथ आती थी, और अपना होमवर्क 100% करके आती थी। हाँ। और जिस तरह से उनकी म्यूजिशियंस के साथ मोहब्बत थी, जिस तरह से इनका वो साथ देती थी, एक खातून ऐसी कि जिसको पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। हम बात कर रहे थे उनके फिल्मों तक पहुंचने के लिए, में कैसे बीबी पहुंची? मुख्तार कलकत्ता बेगम तो पहुंच गई। बीबी मुख्तार बेगम तक वो पहुंच गई, आगा हशर काश्मीरी तक वो पहुंच गई, पिंड दी कुड़ी, शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी, 1935 है ये, वहाँ से उनका आगाज़ हो जाता है। और बतौर चाइल्ड और आर्टिस्ट फिल्मों में भी मुख्तार मैम लेके आई। जी, मुख्तार बेगम, क्योंकि स्टेज के साथ मुख्तार बेगम उस वक्त जुड़ी हुई थी। आगा हशर कश्मीरी और मुख्तार बेगम का साथ था, और वो स्टेज के उस वक्त बड़े लोग और थे। वो खुद बहुत बड़ी हिट जोड़ी थे। हाँ, और वो हिट जोड़ी थी, ज़ाहिर है उनका एक अपना एक ताल्लुक वास्ता था। लेकिन उसके बाद ये जो है ना जी, उन्होंने पिंड दी कुड़ी आ गई, और उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स, क्योंकि उनकी दो बहनें भी साथ हैं, और दो बहनें, एक कज़न और एक बहन, वही हैदर बांदी और बीबी ईदन बाई और हैदर बांदी, ये दो बहनें हैं। और देखें उस वक्त के वालदैन को शाबाश कि जिन्होंने यहाँ से कसूर से उनको कलकत्ता भेजा होगा भाई मोहम्मद शफ़ी के साथ, ये बहुत बड़ी बात होगी। अपने बड़े भाई उस के दौर साथ। में कौन सा रस्लो रसाइल के इस तरह के ज़राए थे जिस तरह के आज मैं और आप देखते हैं, नहीं, उस वक्त वहाँ तक जाना। कैन यू इमेजिन दिल भाई, आज इस स्टेज पे अपने बच्चों को, जैसे कि अब नूर 5 साल की है,
कि 8 या 9 साल की मैं अपनी बेटी को भेज दूं हमजा के साथ कि जाओ हमजा उसको ले जाओ, बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है और बड़ी फोरसाइट चाहिए होती है बिल्कुल कि यार हमें नज़र आ रहा है कि ये बच्ची एक ये डिफरेंट मुझे है। एक वाकया छोटा सा याद आ रहा है, अगर आप कहें तो, प्लीज़ 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 अदिल भाई। कि तरन्नुम प्रोग्राम ही चल रहा था और एक गज़ल आँख से दूर ना हो अहमद फराज साहब की मैडम के पास आई और मैडम को अच्छी मियाँ ने कहा कि ये गज़ल तो चित्रा ने भी जगजीत की कॉम्पोजिशन में गाई है, तो मैडम ने कहा मुझे सुनाओ। और वो वाली कॉम्पोजिशन मैडम ने गौर से सुनी। उसके बाद मैडम ने एक सच्चे आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट ये होता है, उन्होंने उस कॉम्पोजिशन को जो उनके हिस्से में आई थी, भाग्यश्री में थी, उसके इतने अलाप किए। फ़ारूक बशीर साहब ने रिकॉर्डिंग की डेट दी थी, उन्होंने उसे आगे करवाया। उन्होंने कहा कि मुझे इसे अभी और सजाना है और आप देखिए कि वो मेरा ख्याल है उनकी आखिरी मरबूत और भरपूर गज़ल है, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। और आप देखिए कि उसमें मैडम ने फील से गाया, यानी सुर के ऊपर हावी है फील, उनका स्केल इतना ऊंचा था कहीं कहीं कि मैडम की सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन आप देखिए कैसे लगाया है मैडम ने माशाल्लाह। और वो तमाम नए म्यूज़िक लवर्स के लिए एक मिसाल है वो गज़ल। अच्छा, मैडम ने उसके बाद फिल्म, बहुत सारी फिल्म्स की वहाँ पे, गाने भी गाए और गानों के बाद मेहरबानी है कि 47 के बाद उन्होंने पाकिस्तान आना पसंद किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनकी बड़ी पाकिस्तान मेहरबानी आ है। गई ना, तो अब पाकिस्तान आके क्या जी। हुआ? क्योंकि पीटीवी को भी आपने 4 क्या करोड़ चांद लगाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट थी जिस वक्त तक आपने पीटीवी को ज्वाइन किया, राइट? जी। अभी और नहीं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहने देते हैं ना हमारे व्यूअर्स के लिए भी। तो आप मत हंसे किरण जी, हम अब आपके पास आ गए, तो अब किरण तरन्नुम जी कौन सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे मैडम जी को? कौन सा? दे कहाँ है, मैडम नूरजहाँ का गाना है, आवाज़ दे कहाँ है। ओवर टू यू जी। आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है। हाँ, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। हाँ, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है,
पे छा रही है यूं रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है यूं रात की स्याही। वीरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, वीरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहान मलिका तरन्नुम को ऑन हर 25th डेथ एनिवर्सरी। वैसे तो ऐसे लोग शायद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनका काम उनको हमेशा ज़िंदा रखता है, इसीलिए लेजेंड का टाइटल ऐसे लोगों को दिया जाता है। और मैडम जी तो जब जिंदा भी थी तो तब लिविंग लेजेंड थी, और उनको लेजेंड लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया था बड़ी कम उम्र में। उनकी 40s 50s की एज में ही उनको लोगों ने लेजेंड बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मत भूलिए कि वो बेबी नूरजहान से उनके करियर का आगाज़ हुआ, और उससे भी पहले जब वो अल्लाह वसाई थी और 4-5 साल की उम्र पे वो ट्रेनिंग में आना शुरू हो गई और सीखना शुरू हो गई। तो ऑब्वियसली अगर वो 45 की थी और उनको लोग लेजेंड कह रहे थे, तो उनका एक 40 साल का करियर था और बहुत कुछ था और उनके बहुत पास। कुछ था उनके पास, बहुत कुछ था उनके पास। अच्छा रियाज भाई, कमिंग बैक टू जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी। अच्छा 47 में वो पाकिस्तान आ पाकिस्तान गई। आ जनाब सैयद शौकत हुसैन रिजवी उनके खामन थे, और उनके साथ आके फिर उन्होंने शाहरुख स्टूडियोज़ जो है इसको एक एस्टैब्लिश किया और आबाद किया। और पहली हदायतकारा का टाइटल इन्हें मिला, क्योंकि चंद वे जो फिल्म थी उस पे टाइटल पे हदायतकारा का नाम मलिका तरन्नुम नूरजहां का था उस पे। और ये शौकत हुसैन रिजवी साहब उस वक्त इनके खामन थे, और उस वक्त इन्होंने वो चंद वे के तौर पर हदायतकारा के तौर पर भी ये आ गई। इसका मतलब है कि वो मौसीकारा तो थी ही, गुलूकारा तो वो थी, अदाकारा तो वो थी, अब वो हदायतकारा भी बन गई। और पाकिस्तान में आकर फिर उन्होंने फिल्में की बतौर अदाकारा करती थी, फिर वो अदाकारी को छोड़ के फिर वो सिर्फ गुलूकारी तक में। यहाँ पे अब मैं हमारे जो दोनों और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन इस चीज़ पे ज़रूर चाहूँगी। फ़हीम भाई, ये वो ज़माना था जब लोग कहते थे एक काम करो तो ओनू सही करो, प्रोड्यूसर हो तो प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो तो एक्टर। बिकॉज इवन जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुई और मैं होस्टिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग करी थी, तो हर बंदा घूम के कहे कि भाई तुम हो क्या, एक पासी की हो। तो मैं हमेशा मैडम जी का, मैंने कहा अगर इतनी ब्रिलियंट खातून इतना सब कुछ करती थी तो हम जैसे ट्राई तो कर सकते हैं। आपकी इसके बारे में राय क्या है? आपने बहुत सी ग्लास सीलिंग्स ब्रेक की ये काम करके। देखिए, सबसे पहली बात है कि इट यूज्ड टू बी द ट्रेडिशन के अदाकार और अदाकाराएं गाया करती थी, वही अदाकाराएं होती थी फिल्मों में जो गा सकती थी जी। तो मैडम की बिगिनिंग भी ऐसी थी, उनको एक्ट भी करना पड़ा और उन्होंने गाया भी, एंड शी वाज अ वंडरफुल आर्टिस्ट बोथ वेज। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू की पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, इस लेवल पर लाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक हाथ है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शाहरुख स्टूडियो की सूरत में जो असासा दिया था पाकिस्तान को, जहाँ पे फिल्में बनती रहीं, अब तो मेरा ख्याल उसकी वो हैसियत नहीं रही, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ मिल के
कि जैसा कि अभी हमें रियाज भाई ने बताया कि वो डायरेक्टर भी रहीं और मौसीकी तो वो ख़ुद भी तरतीब दे लेती थी, लेकिन गाना गाना तो उनका एक फोटे था, वो तो एक करती थी, वो तो एवरीवन नोस। अदिल भाई आपका ओपिनियन? देखिए बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं फ़हीम भाई। उस वक्त शाहनूर स्टूडियो जैसे जदीद स्टूडियो की फिल्म इंडस्ट्री को कांधा देने के लिए बड़ी ज़रूरत थी। मैडम उस वक्त भी काम आई और मैडम ने अनारकली उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अनारकली का करैक्टर किया। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और बकौल मैडम के कि एक प्यार करने वाले ने, और इजाज़ दुरानी साहब का वो नाम लेती हैं, कि उन्होंने कहा कि बस अब छोड़ दो एक्टिंग, तो मैंने छोड़ दी। अनवर मकसूद साहब के एक प्रोग्राम में मैडम ने इसकी वजह अपने ताई बड़ी मज़ेदार बताई कि एक्टिंग एक तसन्नो और बनावट का नाम है और सूर एक पक्की सच्चाई है, तो बस मैंने सच्चाई पकड़ ली और बनावट छोड़ दी। क्या बात है। वैसे See, भी Riyaz है bhai, coming back now, okay? जी, वैसे भी ये है कि जब तक सारे सुर सच्चे और सुच्चे ना लगे, वो मैंने बात की है। अच्छा होना जुगन जी इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। आप किसी भी काम की पीक पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, फिर ही कहीं जाकर लोग आपको मानेंगे। और उस दौर में कि जब मैडम ने ये काम किया, उन्होंने चूँकि टाइम टेकिंग काम था, फर्स्ट फीमेल प्रोड्यूसर ऑफ पाकिस्तान, यस, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल हदायतकारा, क्योंकि उसके बाद ये सारी खवातीन को तो बाद में हौसला मिला ना, और उस दौर में 1954 की बात हो रही है, उस दौर में वो हदायतकारा के तौर पर आ रही हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को एक्टिंग से पीछे कर लिया और गुलूकारी में वो आगे आ गई। और गुलूकारी में देखें उनके गाने किस किस बंदी पर फिल्माए गए हैं। मुसर्रत नज़ीर से आप शुरू हो जाएं और रीमा तक आ जाएं, मधिया शाह तक आ जाएं, सबिया खानम पे पहला पिक्चराइज था। सबिया खानम है, मुसर्रत नज़ीर हैं, वो तो आलिया हैं, आसिया हैं, अंजुमन हैं, ये सारी खवातीन जिनको हम आज तक चाहते हैं, जिनसे हम आज तक मोहब्बत करते हैं, जिन फिल्मों से हम मोहब्बत करते हैं, उसमें मैडम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से एक और जगह जहाँ पे आपकी बहुत, देखें हर चीज़ साइड पे हो जाती है जब आपका मुल्क या आपका खित्ता जो है वो जंग की स्टेट में आता है। और जो जंगों में मैडम की कंट्रीब्यूशन थी, अब याद रखिए व्यूअर्स, ऑलरेडी अ सुपरस्टार, अ ह्यूज हिट। बहुत से लोग जब ऐसे मौके आते हैं तो इस किस्म के मिली नगमे और चीज़ें इसलिए भी निकालते हैं कि वो सोचते हैं कि यार इस टाइम पे शायद उस ज़माने के हिसाब से हम वायरल हो जाएंगे। लेकिन मैडम जी इनमें से किसी चीज़ की मोहताज नहीं थी। उस वक्त की अब मैं बात करना चाहूँगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 65 की जब वॉर हो रही है तो उससे पहले पाकिस्तान टेलीविजन 64 में आ चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन 64 में आया है, 65 की वार हो गई है, और उसमें असली नगमे और मैडम का खुद रेडियो पाकिस्तान से रब्ता करना, खुद रेडियो पाकिस्तान से रब्ता करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है कि जनाब मैं गाना चाहती हूँ, और वो आईं और फिर उन्होंने आके वहाँ पे गाया, फिर पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्होंने गाया। और पाकिस्तान टेलीविजन पे जब वो आई हैं तो उससे पहले वो एक मारूफ अदाकारा, गुलूकारा के तौर पर जानी जाती हैं। वो ताज पहन चुकी थी। इससे पहले मतलब वो मलका तरन्नुम बन चुकी हुई हैं, उससे पहले वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो चुकी हुई हैं, सदारती अवार्ड्स ले चुकी हुई हैं, दुनिया जहान के अवार्ड्स उनके पास हैं, और पूरी दुनिया उन्हें उस वक्त भी जान रही है जब टेलीविजन अभी नहीं आया हुआ, रेडियो के हवाले से और फिल्म के हवाले से। लेकिन मैं इस यहाँ पे क्रेडिट पाकिस्तान टेलीविजन को भी थोड़ा सा यूँ देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने तरन्नुम प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया। हाँ, 2 दफ़ा रिकॉर्ड उसके किया। लिए मैडम जी को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि अगेन एक इतनी मसरूफ अदाकारा, इतनी मसरूफ सिंगर, इतना सब कुछ उनका चल रहा है। शो कंपैरेटिवली एक वो चीज़ थी जो उनका टाइम ज़्यादा लेती, शायद उतना आउटपुट ना देती, लेकिन आप सोचें कि वो भी सुपर हिट प्रोग्राम हो गया। आप ये देखें रियाज भाई, आपकी बात काट रहा हूँ कि तरन्नुम की वजह से ये पीटीवी को भी और मैडम को भी सल्यूट है। तरन्नुम की बदौलत ऐसी नायाब नई गज़लें मुयस्सर हुई जिनका पहले कोई वजूद नहीं था। एग्जैक्टली। तो आपकी इजाज़त से आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। कुछ कहना एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, मैं कसूर को थोड़ा ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, जहाँ से इतना टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें आप देख लीजिए पीर फाजल दाद जो कि बड़े गुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान के जो थे वो भाई थे ये, और उनके बुज़ुर्ग थे वो। और उसके बाद तानसेन अकबर के 13 साला दौर में जब वो लाहौर में आकर रहे तो कसूर में तानसेन जी को ज़मीनें अलॉट हुई थी। आज भी वो रिमेन्स मौजूद हैं जहाँ पे तानसेन की बॉली मौजूद है। तो जो पूरा एक रवायत है कसूर की, उसको छोटी ग्वालियर भी कहा जाता था, क्योंकि ग्वालियर एक बहुत बड़ा घराना है। तो आई वांटेड टू मेंशन कसूर पर्टिकुलरली इन दिस रिगार्ड। थैंक यू फॉर डूइंग दैट, बिकॉज कसूर हो गया, फैसलाबाद हो गया।
अब फैसलाबाद से आप देखें कितने सिंगर्स भी निकले हैं और उसके साथ साथ कितने कॉमेडियंस भी निकले हैं। तो पाकिस्तान की तो मिट्टी, सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी तो बहुत रिच है। पर देखिए एक बात सिर्फ उन्होंने दुरुस्त फरमाया, फैसलाबाद और बाकी भी, लेकिन नूरजहां तो फिर कसूर से निकली है और वो एक ही है। बेशक बेशक, ऑफ कोर्स। जी, ओवर टू यू किरण जी, अब आप क्या पेश करें? मैडम का सॉन्ग बहुत प्यारा, चंद माहिया तेरी राह भी तक। ये तो आपने सुना दिया। सुन वंजली दी मिठड़ी तान में जो सुना दे। सुन मजली दी, मैं कहा तुसी कितने निकल गए हो पुत्र। थैंक यू अदिल भाई, होस्ट होने का फायदा। सुन बंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हूँ हो गई कुर्बान वे, मैं तो हूँ हो गई कुर्बान वे। सुन बंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हूँ हो गई कुर्बान वे, मैं तो हूँ हो गई कुर्बान वे। तक तक तैनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना भुलिया ते हस नहीं सजदे। तक तक तैनू मेरे नैन नहीं रजदे, तेरे बिना भुलिया ते हस नहीं सजदे, हस नहीं सजदे। शाला नित तू जवानी आमान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। वंजली दी तान विच रू मेरी बाल दी, उमरां दे कजे होए पेत पई खोल दी। वंजली दी तान विच रू मेरी बाल दी, उमरां दे कजे होए पेत पई खोल दी, पेत पई खोल दी। साडी अज़लां दी जान पहचान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं शेफ़ नूर ने बहुत ही लजीज कोरमा भी तैयार कर दिया है, लेकिन वक्त कम, मुकाबला सख्त। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। हम जल्दी से जाएंगे अब अपने उन ब्रिलियंट
एक्सपर्ट्स की तरफ, एक ब्रिलियंट सिंगर, एक ब्रिलियंट एंकर पर्सन, एक ब्रिलियंट म्यूज़िक टीचर। फ़हीम भाई, आप क्या कहेंगे मैडम नूरजहां के बारे में? मेरा तो कहना वही है कि हमारा कुछ कहना ना कहना एक सतही सी चीज़ है। वो एक तारीख साज हकीकत थी, रहेंगी, और उनके सुर सारी दुनिया में बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मगर ये है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो मैडम नूरजहां ऐसी शख्सियत थी जो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती, ना ही हो सकती हैं। यही कुदरत का एक तोहफ़ा होता है आर्टिस्ट, जो कि दुनिया को जोड़ता है, दुनिया को अपने फ़न से यकजा करता है। तो मैडम नूरजहां के गाने आज भी लोगों के दिलों की धड़कन हैं। लोग जब भी गाना सुनते हैं तो उनकी मेमोरीज़ जाग उठती हैं, उनका पुराना जो नॉस्टैल्जिया जाग उठता है। तो मैं समझता हूँ कि मैडम नूरजहां इज़ द आइकॉनिक पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक। और ये सिर्फ फिल्मी गायिका नहीं थी, इन्होंने ठुमरी, दादरा, कजरी, ख़याल भी इवन इन्होंने गाए हैं। और पूरे तनव्वुर के साथ जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है सब कुछ, वो लगता है कि वो पैदाइशी आर्टिस्ट ही कर सकता है। नॉट एवरीबडी कैन डू, people do put a lot of effort to just bring one genre and after that they can justify the another one. तो मैडम नूरजहां को अल्लाह ताला ने ये वदियत कर रखा था कि उन्होंने हर चीज़ को, और गज़लें उन्होंने गाई हैं। आखिरी गज़लें जो उन्होंने गाई हैं, मैं कहता हूँ ये तरन्नुम प्रोग्राम का जिक्र हो रहा था, तो वो एक लाफ़ानी और लासानी चीज़ें उन्होंने तख्लीक कर दी हैं। अल्लाह ताला उनकी रूह को हम अपने एहसाले सवाब के लिए को दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर मकाम पर रखे। आमीन। रियाज भाई, कुछ लोग होते हैं जिनके करियर में कभी डिप आता है। मैडम जी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट जिनका अगर डिप आया भी तो हम में से किसी को नहीं पता चला। बिल्कुल नहीं पता, इसलिए कि देखें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुझे और आपको भी एक ही दफ़ा दी हुई है। मुझे और आपको भी 24 घंटे ही दिए हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो अदा करता है। लेकिन एक ही वक्त में 10,000 से ज़ायद गाने गा जाना, 100 से ज़ायद फिल्म्स कर जाना, और फिर वो कमाल कर जाना कि आने वाली नस्लें जो हैं उस काम को याद रखें। मैडम जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी एक शादीशुदा ज़िंदगी है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो सब कुछ निभाते हुए उन्होंने जितना खूबसूरत अपने आने वाले लोगों को बता दिया कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है। देखिए गाना जो है उसको आप भूल जाएंगे कि मौसीकार कौन है, आप भूल जाएंगे कि उसका लिखने वाला कौन है, लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां जब भी गाएंगी आपको आवाज़ आएगी तो आपको लगेगा यस ये मैडम गा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे, बट वी विल ऑलवेज रिमेंबर हर, और नॉट ओनली वी बट डेफिनेटली द होल वर्ल्ड विल बी रिमेंबरिंग दैट मेलोडियस वॉइस। गाएगी दुनिया गीत मेरे, बिल्कुल, और गा रही है आज भी 25 साल बाद व्यूअर्स। व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। इसीलिए जब मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करते हैं अदील भाई, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुखी नहीं होते। एक एक्साइटमेंट, एक खुशी होती है कि आज भी मैडम जी को कितने प्यारे अल्फाज में याद किया। अच्छा देखिए, मलका तरन्नुम नूरजहां एक नहायत खुश नसीब औरत थी हर तरह से, जिन्होंने ज़िंदगी के सारे सुख देखे, बच्चे, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, बेटे, उन सबको अच्छा ग्रूम किया, पढ़ाया, लिखाया, ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में ही अपना रुतबा, अपनी शोहरत देखी। मुझे याद है कि एक शो था क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, ख्वाजा परवेज़ साहब ने गाना लिखा था उनका कि मेरे चर्चे गली गली था मेरे वर्गी होर ना कोई, मैं या नूरजहां। और कोरस कहता है नूरजहां मेरे, तो उसे बेस बना के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम वाले शो में टाइटल रखा गया मैं या नूरजहां। तो मैडम रिकॉर्डिंग करवा के जब घर आई तो उन्हें अखबार देखा तो मैडम के मुंह से लफ्ज़ निकले कि अस्तगफिरुल्लाह अन्ना तकब्बुर, मैं या नूरजहां। तो उन्होंने कहा इसे हटाएं, ये नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए इसका सिर्फ नाम नूरजहां शो रख दीजिए। और आजिज़ी का ये आलम है, अब देखिए तभी फल लगते हैं लोगों को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम भाई, रियाज भाई, अदील भाई, ये वो हमारे प्यारे भाई हैं जो हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। सिर्फ इस बहन को नहीं बल्कि इस इदारे को भी इन तीनों की बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से फिर हम इस किस्म के ट्रिब्यूट प्रोग्राम्स भी आप तक पहुंचा पाते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे म्यूजिशंस, हमारे प्यारे भाई फरासत भाई, मोहम्मद इकबाल, फ़कीर हुसैन भाई, अकील जाफ़र, गुलाम अब्बास, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर प्रोग्राम
100% नामुकम्मल होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन किरण तरन्नुम साहिबा। किरण जी, आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आपके साथ। ओवर टू यू। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जान उसे पास वफा था के न था,